हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धा। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन। अछूतों पर हमला, लेकिन अम्बेडकर का सत्याग्रह अहिंसात्मक। दोनों ओर से संघर्ष चल रहा था, फिर भी अछूत स्त्री पुरुष एक जुलूस के रूप में मार खाते व जान को खतरा सॉरी खतरे में डालते हुए गोदावरी के घाट की ओर जा रहे थे, जहां अछूतों को स्नान करने की मनाही थी। उस समय लगभग 5,000 सवर्ण नर नारी स्नान कर रहे थे, तो कुछ पूजा पाठ में लीन थे। मौका देखकर कुछ अछूत स्त्री पुरुषों ने भी वहां स्नान करना शुरू कर दिया। यह देखकर पुलिस ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन वे स्नान करते रहे। जहां जहां अछूतों ने स्नान किया, वहां पुलिस ने गोदावरी नदी में कूदकर अपने डंडों से मारकर अपवित्र जल को पवित्र किया। इसके बाद सवर्ण हिंदुओं ने भी अछूतों पर हमला बोल दिया। गंभीर चोटें आईं और खून से लथपथ हो गए। पूरे मेले में हाहाकार मच गया। इससे हिंदू तीर्थ यात्रियों में भी भगदड़ मच गई। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस तरह मेला भंग हो गया। इसके बाद बाबा साहब व उनके साथियों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस आंदोलन में भी अछूत न तो काला राम मंदिर में दर्शन कर सके, न रथ खींच सके और न ही गोदावरी में स्नान कर सके। इसके बाद बाबा साहब व अछूत समाज की यह मान्यता और पक्की हो गई कि हिंदू धर्म में सदियों से सेवा कर रहे मेहनतकश अछूतों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस सत्याग्रह के बाद अछूतों के आक्रोश को देखकर अगले 1 साल तक मंदिर प्रबंधकों को मंदिर के दरवाजे बंद रखने पड़े। मंदिर प्रवेश के लिए किया गया सत्याग्रह आखिर रथ यात्रा में केंद्रित हो गया। कलेक्टर ने रथ यात्रा की प्रथा ही बंद कर दी, क्योंकि रथ यात्रा के समय अंबेडकर के अनुयायी सत्याग्रह की घोषणा करते थे। रथ के बिना सिर्फ मूर्ति को स्नान करने के लिए ले जाने की इजाजत दी गई। आखिर 1931 में उस पर भी रोक लगा दी गई। मंदिर प्रवेश सत्याग्रह के कारण नासिक जिले के अछूतों को काफी सामाजिक उत्पीड़नों का सामना करना पड़ा। सवर्णों ने स्कूलों में प्रवेश बंद कर दिया, रास्ते भी बंद कर दिए, गांव में रोजमर्रा की चीजें देना बंद कर अछूतों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। लेकिन सत्याग्रह जारी रहा। इसके बाद अम्बेडकर गवर्नर फ्रेडरिक से मिले और न्याय की मांग करे। इसी दौरान कुछ उत्साही अछूतों ने कह दिया कि अब धर्म परिवर्तन करना ही उचित होगा, लेकिन बाबा साहब ने उन्हें रोक दिया। इस समय कुछ समाज सुधारक नेताओं ने बाबा साहब से मिलकर आग्रह किया कि सनातनी हिंदुओं का हृदय परिवर्तन के लिए उन्हें समय देवें। सेठ बिरला ने भी अप्रैल 1930 में अंबेडकर से बंबई में भेंट करी। काला राम मंदिर के बारे में कोई फैसला नहीं हो रहा था, इसलिए बीच में
स्थगित हुआ। मंदिर प्रवेश का सत्याग्रह फिर से शुरू कर दिया और अक्टूबर 1935 तक जारी रहा। मंदिर भी कई साल तक बंद रहा। आखिर मंदिर प्रवेश पर सरकार ने कानून बना दिया और अक्टूबर 1935 में काला राम मंदिर के दरवाजे अछूतों के लिए भी खोल दिए गए। इस सत्याग्रह के दौरान कुछ सिखों ने अछूतों की भारी मदद की। वे सत्याग्रह के समर्थन के लिए गांधी जी के पास गए, लेकिन गांधी जी ने उन्हें उल्टा यह कह दिया, सत्याग्रह विदेशियों के खिलाफ किया जाना चाहिए और अपने ही देश के लोगों के खिलाफ सत्याग्रह करना उचित नहीं। इस संबंध में गांधी जी ने यह भी सुझाव दिया कि यदि सवर्ण हिंदू अछूतों को पुराने मंदिरों में नहीं जाने देते तो उनके लिए नए मंदिर बनवा दिए जाने चाहिए। लेकिन गांधी यह अच्छी तरह जानते थे कि ऐसा कतई संभव नहीं है। उन्हें मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों की स्वतंत्रता व समानता स्वीकार थी, लेकिन अछूतों की नहीं, क्योंकि वे वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे। बाद में हिंदू मंदिरों को अछूतों के लिए खोलने की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि हिंदू धर्म का एक बड़ा अछूत वर्ग हिंदू चंगुल से निकल न भाग जाए। नासिक मंदिर का सत्याग्रह चल ही रहा था। उसी दौरान अछूत नेताओं को साइमन कमीशन की रिपोर्ट का भी इंतजार था। रिपोर्ट मई 1930 में आई। उसके तुरंत बाद अंबेडकर की अध्यक्षता में अछूत नेता एक अखिल भारतीय सम्मेलन की योजना बना रहे थे। नागपुर में एक स्वागत समिति बनाकर नागपुर में ही सम्मेलन रखने का तय किया। इस सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर को अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में भेजने का प्रस्ताव पारित किया गया। आखिर लंबे समय बाद मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। उसमें भारतीय दृष्टिकोण की उपेक्षा की गई। चूंकि भारत की राजनीतिक पार्टियों में कोई समझौता नहीं हुआ था, इसलिए कमीशन ने पृथक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर ही नए सुधारों की सिफारिश की। लेकिन शर्त यह रखी गई कि प्रांत के गवर्नर से योग्यता का सर्टिफिकेट लेकर ही दलित जात का कोई सदस्य चुनाव में खड़ा हो सकेगा। यह शर्त दलितों के लिए अपमानजनक थी, जिसका अंबेडकर ने पुरजोर विरोध किया। कमीशन ने 250 केंद्रीय विधानसभा की सीटों में से 150 हिंदुओं को दी। अछूतों को शामिल करते हुए संयुक्त चुनाव प्रणाली हिंदुओं तथा अछूतों के लिए रखी गई। नागपुर अधिवेशन सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष का आह्वान। 8 अगस्त 1930 को नागपुर में दलित जात डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस का पहला अधिवेशन डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि भारत एक संगठित देश बन सकता है, लेकिन उसके सामाजिक ढांचे के सुधार पर गौर करना होगा। किसी एक ही जात, विशेषकर हिंदुओं को सारी राजनीतिक सत्ता सौंप दी तो यह दूसरे वर्ग के हित में नहीं होगा। यदि एक वर्ग ही अपना वर्चस्व बनाए रखेगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला
घोट जाएगा। एक व्यक्ति एक मूल का सिद्धांत खत्म हो जाएगा। उन्होंने सवर्ण हिंदुओं के अलावा पिछड़े आदिवासी कबीले व घुमक्कड़ समुदायों को भी उनकी संख्या के अनुसार अधिकार देने की भी मांग की। साइमन कमीशन के बारे में उन्होंने कहा कि गवर्नर द्वारा योग्यता का प्रमाण पत्र मांगना एक प्रकार की मनमानी है। यदि गवर्नर एक क्षेत्र में एक ही दलित को प्रमाण पत्र देता है तो फिर वहां चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारी भलाई किस बात में है, इसका फैसला करने का हक हमारा है, गवर्नर का नहीं। और हम अपने हितों का अच्छी तरह जानते हैं। सम्मेलन में दलित जाति कांग्रेस के उद्देश्यों की घोषणा करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, स्वराज के शासन विधान में ही हम राजनैतिक सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारा उद्धार होगा। इसलिए हमारा लक्ष्य स्वराज ही होना चाहिए। इस अवसर पर गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन पर भी विचार रखें। उन्होंने कहा कि इससे जन चेतना तो आई है, लेकिन यदि इसे व्यापक बनाया होता तो परिवर्तन की एक बड़ी क्रांति हो सकती थी। अंबेडकर ने कहा कि क्रांति व सामाजिक परिवर्तन में बड़ा फर्क है। क्रांति से सिर्फ राजनीतिक सत्ता का एक दल से दूसरे दल के हाथों में चली जाती है या एक देश से दूसरे देश के हाथों में। इसलिए अछूतों को सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष करना चाहिए। आगे कहा कि ब्रिटिश शासन में कुछ सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, लेकिन स्वराज में ही अछूतों को राजनीतिक सत्ता हासिल हो सकती है। अंबेडकर ने गांधी व कांग्रेस दोनों की आलोचना की, क्योंकि कांग्रेस ने जात पात व छुआछूत के खिलाफ कोई लक्ष्य नहीं बनाया और गांधी ने भी इसके खिलाफ कोई सत्याग्रह या उपवास नहीं किया। इसलिए हमें इनसे अलग रहकर अपना रास्ता खुद तय करना चाहिए। नागपुर सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार की खुलकर आलोचना की। उन्होंने ब्रिटिश शासकों को भी सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी अधिकार नहीं देने का दोषी बताया। यह भी कहा कि ब्रिटिश काल में देश में 29 बड़े अकाल पड़े, जिनमें 3 करोड़ लोग बेमौत मारे गए। देश में यह विकराल गरीबी अंग्रेजों की आर्थिक शोषणकारी नीतियों का परिणाम थी। इसलिए अंबेडकर ने दलित वर्ग को गुलामी के बेड़ियों को तोड़कर स्वराज हासिल करने के लिए आह्वान किया। उन्होंने चेतावनी दी कि केवल राजनैतिक शक्ति पाने से सभी समस्याओं का हल नहीं हो जाएगा। अतः अछूतों को सामाजिक सुधार व परिवर्तन पर जोर देना होगा, शिक्षा का प्रसार करना होगा, सामाजिक कुरीतियों व व्यक्तिगत बुराइयों को छोड़ना होगा तथा समाज के अन्य वर्गों के साथ समान स्तर पर जोड़ना होगा। सम्मेलन के अंत में अंबेडकर ने कहा कि हमारा आंदोलन बहिष्कृत समाज के उत्थान के लिए होगा और इस देश में हम एक ऐसा समाज स्थापित करने में सफल होंगे जहां राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में हर व्यक्ति के अधिकार समान हों। इस सम्मेलन तक भी बाबा साहब के मन में हिंदू धर्म को छोड़ने का मन कतई नहीं था। उल्टा यह कहते थे कि अछूत वर्ग तकलीफों को झेलते हुए भी हिंदू धर्म में
सुधार लाने की कोशिश करेगा। नागपुर सम्मेलन के बाद बाबा साहब तेज बुखार के कारण कुछ दिन पीड़ित रहे। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा भारत की राजनीतिक आजादी का समर्थन करने से दलित वर्ग को एक नई दिशा मिली। अब तक के आंदोलनों में दलित वर्ग अपने मानवीय व सामाजिक अधिकारों के लिए ही संघर्ष करता आ रहा था। देश को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद कराने के आंदोलन में अधिक शामिल नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश शासन से अछूत समाज को न्याय की उम्मीद थी और उसे अपने हित में मानता था। लेकिन अब बाबा साहब के नेतृत्व में अछूतों ने भी ब्रिटिश शासन को खुली चुनौती दी। यह सच है कि अछूतों की दयनीय दशा पर ध्यान नहीं देने के कारण डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी व कांग्रेस पार्टी की बड़ी आलोचना की थी, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों को भी समय समय पर बेनकाब कर खुली आलोचना की। उनके जैसा सच्चा राष्ट्रभक्त तो अछूतों की सामाजिक समानता के साथ देश व पूरी मानवता के कल्याण की बात करता था।